हम वर्ग 10 के गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रख रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या नहीं है। मतलब हमें प्रमेय संख्या खोजना है, परिमेय संख्या खोजना है। तो पहला, रूट के अंदर में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये अप्रमेय है। ऑप्शन बी में रूट के अंदर में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी अप्रमेय है। सी में भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। डी में देख रहे हैं, अगर इसको सरलतम रूप में करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या आ जाता है। मतलब इसको अगर हम लोग सरल करें तो 5/4 आता है। अगर इसका हम लोग पूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालें तो हमारा ऑप्शन हो जाता है डी। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए भिन्न का हर 2 का पावर m या 5 का पावर m या 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में अगर होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। पहले में देख रहे हैं तो हम लोग का इस रूप में नहीं मिल रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसका भी हम लोग सरलतम रूप में करते हैं तो फिर इसका भी वही बात आता, 3 बच जाता है। और इसमें हम लोग अगर सरलतम रूप में ला के देखते हैं तो इस सिर्फ बचता है 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। तो हमारा इस रूप में आ रहा है, तो हमारा दशमलव प्रसार शांत, हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तीसरा है, संख्या 0.32 पर रेकरिंग है को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग इसको ट्रिक से जानते हैं कि जितना पर रेकरिंग है उतना 9 बिठाते हैं, हर की बात करते हैं, और जितना पर नहीं है उतना 0 बिठाते हैं, और संख्या में से जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटा देते हैं। मतलब 32 में से 3 घटा देते हैं तो बचता है 29/90। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाता है। 4 में है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए 4 का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो पहला में देख रहे हैं तो पहला में हमारा बहुपद हो रहा है। दूसरा में देख रहे हैं तो इसमें भी हमारा 4 का घात ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी बहुपद हो रहा है। लेकिन अगर सी की बात करें तो इसका घात ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है। अगर इसको हम लोग सरल करें तो 1/x है, अगर इसको हम लोग सरल करें तो x का पावर घात आ जाएगा ऋणात्मक, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन हमारा सी हो गया। 5 है, यदि a तथा b द्विघात बहुपद px का मूल हो तो 1/α + 1/β का मान होगा। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग इसको पहले सरल कर लेते हैं। तो 1/ इसका अगर सरल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा इंटू बीटा आता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, a से कट जाएगा तो फाइनली आंसर b/c बचता है। और b का मान हमारे द्विघात समीकरण में 2 है तो -2, और c का मान है 3। तो हमारा जो उत्तर आ जाता है -2/3। तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी। छठा प्रश्न है, x² + 2x + 1 के शून्यक है। तो शून्यक वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, शून्यक कहलाता है। तो हम लोग ऑप्शन से ही चेक करके देख लेते हैं, चाहे तो हम लोग सरल भी कर सकते हैं। छोटा सा है, हम लोग सरल ही कर लेते हैं। तो x² + 2x + 1 है, तो हम लोग इसको x² + x + 1, फिर हम लोग x कॉमन लें तो x + 1, और इधर +1 कॉमन लें तो x + 1, फिर हमारा आता है x + 1 और फिर x + 1। अगर हम लोग शून्य रखें उसे शून्य ज्ञात करने के लिए तो -1 और -1 आता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है बी। 7 नंबर प्रश्न है, p का मान जिसके लिए बहुपद x के घात 3, 4x के पावर घात 2 -px + 8 पूर्णतया x - 2 से भाज्य है। तो हम लोग x - 2 का जो शून्यक होगा 2 होगा, तो हम लोग चर के स्थान पर 2 रखेंगे और जो मान प्राप्त होगा वही हमारा p का मान प्राप्त होगा। हम लोग यहाँ रख के देख लेते हैं। x - 2 का शून्यक 2 होता है, तो 2 रखते हैं तो
2 का पावर 3 4 गुने 2 का पावर 2 माइनस p गुने 2 और प्लस 8 तो बराबर 0। तो 8 2 दूना 4 चौके 16 माइनस 2p प्लस 8 तो 16 8 24 8 32 तो माइनस 2p बराबर माइनस 32 तो p बराबर 16। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है डी सही हो जाता है। एक रैखिक समीकरण का घात होता है तो रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा में आता है। तो हमारा उत्तर हो जाता है बी। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 7 तथा 2x + ky बराबर 14 समपाती होगा। तो समपाती होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाता है। तो हम लोग के का मान निकालना है तो हम लोग यहाँ गुणांक है 1, यहाँ गुणांक है 2, यहाँ गुणांक है 2, यहाँ गुणांक है के। अगर हम लोग हल करें तो 2 दूनी 4 तक के बराबर हमारा ऑप्शन आता है 4। तो हमारा उत्तर होता है सी। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है। तो जो मान समीकरण को संतुष्ट करेगा वही उसका हल होगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर हमारा ये बराबर 0 हो जाता है। तो हमारा उत्तर हो गया ए। दूसरा है समीकरण x + y बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो अगर एक समीकरण में 2 चर देता है तो उसके कई हल होते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाता है सी। 12 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। मतलब हमें मूल का मान निकालना है, डी का मान निकालना है। तो पहले हम लोग इसको समीकरण बनाते हैं 9x² - 6x + 1 और डी बराबर b² - 4ac। तो b का मान -6 का स्क्वायर -4, a का मान हो गया 9 और c का मान 1। तो 36 - 36 मतलब बराबर 0। तो 0 रखने से हमारा मान विवेचक का मान डी 0 आता है। तो हमारा एक हो गया पहला ऑप्शन। के किस मान के लिए 4x² - kx + 16 बराबर 0 का मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर होंगे इसका मतलब डी बराबर 0 होंगे। तो b² - 4ac बराबर 0। तो b² का मान है -k² - 4, a का मान है 4 और c का मान है 16। तो अब बराबर 0। तो k² बराबर इधर हो गया 256 बराबर 0। तो k² बराबर 256 तो k बराबर ±16। तो हमारा बी नंबर में हमारा सही ऑप्शन आ रहा है। 14 है अनुक्रम 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है। मतलब n निकालना है। तो tn बराबर a + n - 1 × d। तो a का मान है 5, n का मान नहीं मालूम है, d का मान मालूम है 2 और tn का मान मालूम है 27। तो 5 + 2n - 2 इधर 27। तो 5 में से 2 गया तो 3 + 2n इधर आ गया था 24। तो हमारा इधर 2n तो n बराबर हो गया 12। तो 12वां हमारा जो पद होगा वो 27 होगा। 15 है AP 4 10 16 22 28 का प्रथम पद था सार्वंतर। तो प्रथम पद मतलब पहला पद तो 4 और सार्वंतर का मतलब कितना का अंतर है। तो 10 दूसरा पद में से पहला पद हम लोग घटाते हैं तो निकलता है। तो 10 में से 4 घटाए तो 6। तो 4 और 6 हमारा उत्तर हो गया। तो ऑप्शन ए। 16 है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो प्रथम प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n × n + 1/2। तो 50 है तो 50/2 और 50 1 51। तो 25 और 51 को गुना करते तो हमारा उत्तर आता है 1275।
17 नंबर प्रश्न है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया बी। 18 नंबर प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब भुजा का वर्ग करना है। 4 चौके 16, 9 9 81, तुम्हारा उत्तर आता है बी। 19 नंबर प्रश्न है, बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या है। तो दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर और इस पर रूट। तो इस प्रकार से हम -1 और +5 का होल स्क्वायर, इधर हो गया 3 -7 का होल स्क्वायर, तो इधर हो गया 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16, 16 16 32, तो रूट में 32, तो 4√2। हमारा उत्तर आता है सी नंबर ऑप्शन आता है। 20 नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्रों में DE समांतर BC है, यदि AD/DB बराबर है 3/2 और AE बराबर 4.8 सेंटीमीटर, तो EC बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से AD/BD बराबर AE/EC, मतलब 3/2 बराबर 4.8/EC। अगर इसको सरल करें तो हम लोग को 3.2 आता है। तो हमारा उत्तर हो गया सी। 21 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाता है। तो हमारा उत्तर हो गया बी। 22 नंबर प्रश्न है, बिंदुओं -3 -4 और 1 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है। तो y अक्ष पर x होता है 0, तो हम लोग x के बराबर करेंगे विभाजन सूत्र से। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। तो अगर इसका मान रखें हम लोग तो 1 m2 गुने -3 m1 बट्टा m1 प्लस m2। अगर इसको सरल करें हम लोग तो इधर आ जाएगा, तो इधर होगा 3 m2/1 m1। तो अगर हम अनुपात निकालें m1/m2 बराबर 3/1, तो 3:1 हमारा उत्तर हो जाता है डी। 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 अगर बारी बारी से सबको सरल करें तो अगर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो अगर डिग्री में बदलते हैं तो 360, तो sin 60, तो sin 60 तो 1/√2 नहीं होता है, ये तो होगा नहीं। अगर यहाँ पर देखें तो 10 हो जाता है 30 और 1030 का मान हमारा हो जाता है 1/√3। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। 24 नंबर प्रश्न है, √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। अगर इसको हम लोग को सरल करें तो cos थीटा बराबर 1/√2 आता है, जो हमारा मान 45 के बराबर होता है। तो हम लोग cos 45 1/√2। 25 नंबर प्रश्न है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न में अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका सूत्र होता है 1, तो 9 गुने 1 बराबर 9। तो हमारा उत्तर हो गया बी। 26 नंबर प्रश्न है, यदि sin 65 डिग्री बराबर a और cos 65 डिग्री b, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह पर मान डाल दें। तो sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और 1। तो हमारा उत्तर हो गया बी। 27 नंबर प्रश्न है, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो हम लोग ये खंभे की लंबाई 6 मीटर और इसके छाया की लंबाई है 2√3
3। अगर हम लोग थीटा का मान निकालना है, अगर 10 लगाते हैं तो 6/10 थीटा बराबर 2√3। अगर इसको हम लोग हल करें तो 3/√3 परमेकरण करें तो हमारा जो उत्तर आता है 3/3 कट जाता है तो √3, तो हमारा आता है 10/60। 28 नंबर प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, तो OP बराबर 12 तो PQ बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा यहाँ लंब होती है वृत्त की त्रिज्या पर। तो मान लीजिए कि ये हमारा रेखा है 12 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको लंबे स्क्वायर पर कर्ण स्क्वायर पर अगर बैठाते हैं तो हमारा उत्तर आता है 119। हमारा उत्तर डी हो गया। 29 नंबर प्रश्न है, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुके हो तो कोण POA बराबर होगा। तो अगर अगर हम लोग दो स्पर्श रेखा खींचे, ये 80 डिग्री तो ये आधा होगा 40 डिग्री और ये 90, तो यहाँ कहता है कितना बनेगा, तो 50 40 90, तो यहाँ पर कितना बनेगा 50 डिग्री। तो हमारा उत्तर हो जाता है 1। 30 नंबर प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल है तो πr² होता है और एक दूसरा का भी होता है πr²। तो अगर पाई से पाई कट जाता है तो हमारा अगर भुजा निकालना है तो भुजा पर क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो 4 का वर्ग हो जाएगा वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। 31 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 हो तो PB की लंबाई होगी। तो हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है। तो PA बराबर 6 है तो PB का मान भी 6 होगा। 32 नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में PB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा PA बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो BC का मान क्या होगा। तो हमारे सामने चित्र है, तो स्पर्श रेखा का जो वर्ग होता है वो छेदक रेखा के गुणनफल के बराबर होता है PB गुने BC। तो यहाँ PA का मान है 6 का स्क्वायर बराबर इधर है 4, तो गुने BC 6 36 में 4 से इधर आएगा तो 9, हमारा उत्तर हो जाएगा BC का मान हो जाएगा 9। तो हमारा उत्तर हो गया A। 33 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए पहले त्रिज्या r था, अब हो गया 2r, तो क्षेत्रफल में तो वर्ग हो जाता है, तो पूरा का वर्ग हो गया, मतलब r²/4r², तो कट गया, तो 1:4, मतलब 1:4 हमारा उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है, तो एक चक्कर 3 क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे में लगाते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम सभी का लॉस निकाल लेते हैं। तो 3 4 और 8 का लॉस हमारा आता है 24, और वैसे लॉस हम टेक्निक से भी जानते हैं कि लॉस त्रिभुजा होता है जो सभी से कट जाता है। तो 3 4 और 8 से हमारा 24 कट जाता है, तो हमारा उत्तर हो गया डी। 35 है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला में हम जानते हैं कि पूरा गोले का होता है 4πr², तो अर्धगोला का जो ये होता है 2πr², और ये एक क्षेत्र बढ़ जाता है πr², तो कुल मिला के 3πr², हमारा उत्तर हो जाता है। हमारा उत्तर हो गया सी।
36 नंबर प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घन को काटा जाए, पिघलाया जाए या तोड़ के फिर बनाया जाए, तो इसमें हम लोग आयतन को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो पहले हमारा मान लीजिए कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन था, तो 5 का भुजा क्यों घन का आयतन और इधर 1, तो हमारा उत्तर हो जाता है 125। तो 125 घन बनाए जा सकते हैं। 37 है बेलन तथा शंकु के आधार के वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उसकी ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन बत्ता शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr² और शंकु का आयतन 1/3 πr²। पाई से पाई कट जाएगा, तो त्रिज्या का अनुपात है तो 3 का स्क्वायर और h है 2 और नीचे 1/3 त्रिज्या का अनुपात 4² × 3। 3 से 3 कट जाएगा, 3 × 9 दूना 18 और 4 चौका 16। तो इसका जो हम लोग काटते हैं तो 9 दूना 18, 8 दूना 16, 9:8, 9:8, तो हमारा ए हो गया। 38 नंबर प्रश्न है घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्णों की लंबाई क्या होगी। तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है √L² + H² + B²। तो हम यहाँ पर 3, 4, 12 है, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 3 × 9, 4 चौका 16, 9 25, 12 12 144, 169, तो 169 का 13, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बी। 39 नंबर प्रश्न है 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक होगा। तो बहुलक के लिए जो सबसे अधिक बार, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बार हमारा जो आया है 5, अतः बहुलक हमारा हो जाएगा 5। 40 नंबर प्रश्न है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 का माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका ये अवर्गीकृत है, तो अवर्गीकृत के लिए हम लोग सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ठीक बीच में जो आता है वही हमारा माध्यक होता है, तो हमारा माध्यक है 4। 41 नंबर प्रश्न है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह के लिए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और वर्ग अंतराल के उच्च सीमा का औसत निकालते हैं, अर्थात 10 + 20/2, तो 30/2 का मतलब हो गया 15, तो हमारा उत्तर हो गया बी। 42 नंबर प्रश्न है आंकड़ों 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 10 का परिसर होगा। तो आंकड़ों का परिसर निकालने के लिए सबसे बड़े प्रेक्षणों में से सबसे छोटा घटा देते हैं, मतलब सबसे बड़ा मान में से छोटा मान घटा देते हैं। तो सबसे बड़ा है 20, सबसे छोटा है 2, तो अंतर है 18, तो हमारा परिसर हो गया 18, सी नंबर ऑप्शन। 43 नंबर प्रश्न है PQR का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन होगा। तो गणितीय माध्य निकालने के लिए आंकड़ों को हम लोग जोड़ लेते हैं और जितना आंकड़ा होता है उतना से भाग दे देते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन हो गया डी, हमारा सही हो गया। 44 नंबर प्रश्न है किसी वितरण के माध्य, माध्यक तथा बहुलक में मूल संबंध है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम लोगों को ट्रिक से याद रखना है कि बहुलक मतलब बहुत ज़्यादा, और अधिक में से ज़्यादा कब आता है, जब अधिक में से कम घटाते हैं। तो 3 में से 2 घटाते हैं, और हम लोग देखते हैं कि ये 4 अक्षर का है, ये 3 अक्षर का है, मतलब बड़ा में से छोटा घटाते हैं। तो बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, तो हमारा उत्तर हो गया बी।
45 नंबर प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। 46 नंबर प्रश्न है, ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ताश के गद्दी में इक्का की संख्या 4 होती है और जब प्रायिकता निकालते हैं तो 4/52, तो हमारा काट करके 1/13, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी। 47 नंबर प्रश्न है, एक थैले में लाल तथा कुछ काले गेंद है। यदि लाल गेंद की प्रायिकता काली गेंदों की प्रायिकता की दुगुनी है तो काली गेंदों की संख्या क्या होगी। अगर हम काली गेंदों की संख्या x मान ले तो प्रायिकता हो जाएगा 10 + x, और लाल गेंद की प्रायिकता है 10/10x + x, ये कट गया और ये दुगुनी हो जाती है। तो अगर उधर ले जाए तो x बराबर हमारा 5 उत्तर आता है, तो काली गेंदों की संख्या 5। 48 नंबर प्रश्न है, ई कोई घटना है तो PE + PE' का मान होगा। ये पूरा घटना की बात कर रहा है, तो घटित होना और नहीं घटित होना अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल मान हमारा 1 हो जाता है। ऐसी घटना पूरक घटना भी कहलाते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो प्रायिकता होने के लिए उसका मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, भिन्न का अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है प्रायिकता का जो लिमिट होता है 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। तो हमारा उत्तर इस प्रकार से आता है डी नंबर ऑप्शन। 50 नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। 100 प्रश्न हम लोग अगर पढ़ के जाएंगे तो परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं।